हेलो गाइस, वेलकम टू टारगेट स्टडी आईक्यू। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के बारे में। ये हमारा क्लास 11th है। क्वेश्चन 151 टू 175 है। हम प्रतिदिन सीरियल वाइज जाएंगे, इसीलिए आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो पहला सवाल है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के उप प्रधानमंत्री का पद तकनीकी रूप से संवैधानिक नहीं है, मतलब कि संविधान में नहीं लिखा गया है, परंतु आमतौर पर वित्त मंत्री या रक्षा मंत्री को इस पद पर स्थापित किया जाता है, जिन्हें प्रधानमंत्री के बाद सबसे वरिष्ठ माना जाता है। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने 1947 से 1950 तक पद ग्रहण किया था। हम अपने लास्ट जो उप प्रधानमंत्री की बात करें तो आखिरी हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो कि 7वें उप प्रधानमंत्री थे और वो 2002 से 2004 तक अपने पद पर थे। तो ये कहाँ के थे? तो ये बीजेपी के थे। बीजेपी पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी जी थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। दूसरे प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? हु इज़ नॉट द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज इन आवर पार्लियामेंट? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या होता है? दोनों जो पार्लियामेंट के आपके सदन होते हैं उनका सदस्य वो नहीं होता है, लेकिन पार्लियामेंट का हिस्सा जरूर होता है। तो अगर पार्लियामेंट की बात की जाए तो पार्लियामेंट में कौन कौन, सदन में कौन कौन होता है? तो आपका एक तो होता है लोकसभा, एक होता है आपका राज्यसभा और तीसरा होता है आपका राष्ट्रपति, जिसको प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो वो दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वो पार्लियामेंट के हिस्से जरूर होते हैं। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं आपके भारतीय उपराष्ट्रपति जो होते हैं दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक अधिकारी होते हैं राष्ट्रपति के बाद। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए उम्र चाहिए आपको 35 साल। वाइस प्रेसिडेंट कितनी भी बार चुने जा सकते हैं? 2018 में वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी हुई करती थी 1,25,000 रुपये, लेकिन अब 2018 के बजट के बाद इनकी सैलरी कर दी गई है 4 लाख रुपये। हमारे जो 13वें उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम है वेंकैया नायडू और जो सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने की आयु क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र चाहिए 35 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको सबसे पहले राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है, तथा लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं जिस एज पर, उनकी एज होती है 25 साल। और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कितने साल चाहिए होते हैं? तो राज्यसभा का मेंबर 30 साल की न्यूनतम आयु चाहिए होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संसद का हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है? ऑफ दीज हु इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बट नॉट द मेंबर ऑफ आइदर हाउस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होते हैं पार्लियामेंट का अभिन्न अंग होते हैं, परंतु वो दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होते हैं। जब किसी सदस्य को राष्ट्रपति बनाया जाता है तो वह सदन का भी सदस्य नहीं रह सकता। तो सदन और राष्ट्रपति दोनों एक साथ नहीं बन सकते। जब कोई राष्ट्रपति चुना जाता है तो उसकी जो सदस्यता होती है सदन से वो निष्कासित हो जाती है, वो कैंसिल हो जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 6 कहता है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर सकता है? हु कैन द प्रेसिडेंट होल्ड हिज रेजिग्नेशन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रपति अपना इस्तीफा वाइस प्रेसिडेंट को सौंप सकता है आर्टिकल 56 के तहत, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति की भी सीट खाली हो तो कौन मंजूर करेगा राष्ट्रपति का इस्तीफा? तो इसका उत्तर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो मंजूर करते हैं राष्ट्रपति का इस्तीफा अगर उपराष्ट्रपति की भी सीट खाली हो तो। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति एक ही समय पर इस्तीफा नहीं दे सकते हैं।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 7वां है, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? Who of the following served as the president of India for the shortest time? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरे राष्ट्रपति थे भारत के, जो कि बने थे 13 मई 1967 से 1969 तक। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और पहले राष्ट्रपति थे जो अपने ऑफिस में मरे थे। उन्होंने इससे पहले गवर्नर ऑफ बिहार भी थे, जो कि कब तक थे? 1957 से 1962 तक ये गवर्नर थे। फिर 1962 से ये 1967 तक क्या बने थे? उपराष्ट्रपति बने थे। और 1967 से 1969 तक ये क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे? हु वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी को भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था। उन्हें हर पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट किया था, यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी। तो वो सबसे यंगेस्ट जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो भी कहे जाते हैं। 64 साल की उम्र में वो भारत के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने थे। और वो भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो 6th नंबर के राष्ट्रपति थे, जो कि 1977 से 1982 तक बने थे। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है कि नहीं? हु डिसाइड्स दैट द बिल इज मनी बिल और नॉट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सभापति। ठीक है, तो अनुच्छेद 110 बताता है धन विधेयक के बारे में, मनी बिल के बारे में। मनी बिल होता क्या है? तो मनी बिल कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि फाइनेंस से रिलेटेड होती है, वित्तीय चीज़ों से रिलेटेड होती है, जैसे कि आपके टैक्स, कर बोलते हैं जिसे, या फिर सार्वजनिक व्यय। तो ये क्या होते हैं? मनी बिल के पार्ट होते हैं। यह विधेयक भारतीय राजनीति और शासन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? फॉर हाउ लॉन्ग डज द फाइनेंस कमीशन बी कंस्टिट्यूटेड? तो ये होता है 5 वर्षों के लिए। राष्ट्रपति संविधान के शुरू होने के 2 वर्षों के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष में एक आपका अध्यक्ष चुनता है और 4 अन्य सदस्य चुनता है। आयोग का गठन संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय की वितरण और स्वयं राज्यों के बीच इसके आवंटन के बारे में राष्ट्रपति की सिफारिशें करने के लिए करा जाता है। संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करता है आपका वित्त आयोग, जिसको आप क्या बोलते हैं? फाइनेंस कमीशन बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं? तो भारत के सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री देने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने लगभग 6 प्रधानमंत्री दिए हैं, अगर आप बर्थ प्लेस वाइज आप बोलोगे, उनके जन्म स्थान के आधार पर बोलोगे, और अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से बोलोगे तो इन्होंने 8 प्रधानमंत्री दिए हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? व्हेन इज द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कन्वीन्ड? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, जैसे कि लोकसभा ने आपका विधेयक पारित कर दिया लेकिन राज्यसभा ने उसको अस्वीकार कर दिया, तब क्या होगा? आपका जॉइंट सेशन बुलाई जाएगी, दोनों सदनों को एक साथ बैठाया जाएगा। या फिर क्या होता है, एक सदन द्वारा अनुमोदित कर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि आपके दोनों सदन आपके एक ही जो विधेयक होता है आपका उसको पास नहीं करते हैं, तो क्या होता है, आपकी जॉइंट सेशन बुलाई जाती है। इसका मतलब आपके संयुक्त अधिवेशन कराया जाता है। अगला प्रश्न है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? हु इज कॉम्पिटेंट टू डिसॉल्व पार्लियामेंट? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। गणतंत्र के राष्ट्रपति को किसी भी कारण से एक बार विधानसभा भंग करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। जब वो उचित समझे तब वो क्या कर सकता है? पार्लियामेंट को भंग कर सकता है, संसद को भंग कर सकता है। भारतीय संसद राष्ट्रपति तथा राज्यसभा और लोकसभा से बनती है। अगला प्रश्न है,
लेखानुदान का अर्थ है वोट ऑन अकाउंट मीन्स, तो लेखानुदान को कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, संसद का वोट हासिल करने के लिए लेखानुदान होता है, वोट ऑन अकाउंट होता है। विशेष प्रावधान है कि जब एक नए वित्तीय वर्ष का बजट जारी नहीं किया जाता या चुनाव चल रहे हों तो पैसे निकालने के लिए सरकार का विशेष प्रावधान होता है वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति होती है लेखानुदान। अगले प्रश्न की बात करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताइए। तो प्रथम महिला कौन हो जाएंगी? मीरा कुमार हो जाएंगी। मीरा कुमार पहली वुमेन स्पीकर हैं लोकसभा की, और कांग्रेस ने उनका नाम दिया था स्पीकर के लिए और सबने समर्थन किया था, सारे दलों ने। उनका 2009 में उनका चुनाव हुआ था और वो 2009 से 2014 तक चुनी गई थी। तो गाइज़ ये थे आज के टोटल 15 क्वेश्चंस। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।